आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मैं रामगढ़ ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपना प्राथमिक जो मेरी पढ़ाई रही है वो अपग्रेडेड हाई स्कूल चक्रवाली से रही है। मैंने अपना ग्रेजुएशन संत कोलंबस कॉलेज से हजारीबाग से कंप्लीट किया है फिजिक्स विषय में। 2024 में मैंने बीएड की पढ़ाई वहीं से की है। मेरा ऑप्शनल पेपर इसमें LSW था। वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। इस दौरान मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है मैडम। चूँकि आप CDPO पद की ओर आना चाहती हैं, आप बता सकते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है? यस मैम। एज CDPO के तौर पे अगर कोई चयनित होती हैं तो उनका प्रमुख कार्य होता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनका सुचारू रूप से संचालन करना और जो उससे संबंधित बच्चों को और महिलाओं की जो योजनाएं चलाई जा रही है उन लोगों तक लाभान्वित करना। साथ ही साथ जो अनाथालय होते हैं या जो बच्चे होते हैं उन लोगों को उनसे जुड़ी संस्थाओं का एक देखभाल करना और साथ ही साथ जो ICDS के तहत जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही है या जो टीकाकरण का व्यवस्था होता है उसको भी सुनिश्चित करना, ये काम CDPO के द्वारा किया जाता है। अच्छा, आप बाल वाटिका सुनी है? यस सर। क्या है? बाल वाटिका जो है वो आंगनबाड़ी को ही कहा जाता है। जैसे NEP 2020 में उसको एक नया नाम दिया गया है, बाल वाटिका। तो मतलब इसमें होता क्या है? स्पेशली बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया जाता है, मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है प्री जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए। तो अभी जो व्यवस्था चल रही है वो सही है या आपके आने पर कुछ सुधार होगा? ऐसे तो जो चल रही है वो भी अच्छी है, पर उसको और भी अच्छा किया जा सकता है मेरे आने के बाद। उपयुक्त रूप से मॉनिटरिंग के माध्यम से, सुपरविज़न के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन के माध्यम से ये मैं कर सकती हूँ इसमें बेहतर। आप ये बताइए कि आजकल झारखंड का जितना भी जैसे रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये बोला गया है कि झारखंड में जो संस्थागत प्रसव है वो काफ़ी सुधार हुआ है उसमें, है ना? लगभग 78% संस्थागत प्रसव हो रहा है। तो इसके पीछे आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो आंगनबाड़ी जब कोई भी महिला जो होती है प्रसव धारण करती है उस दौरान उनको ये जानकारी प्रदान की जाती है कि संस्थागत प्रसव के क्या लाभ हैं और सरकार जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से उनको 1500 रुपये चिकित्सा सहायता तो दे ही रही है। साथ ही उस दौरान अगर कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दौरान भी सहायता अगर कोई हॉस्पिटल से करवाते हैं तो कोई इमरजेंसी कंडीशन में आपको हेल्प भी हो सकता है। इसके लिए जो ममता वाहिनी ऐप है या फिर जो वाहन की सुविधा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही मैडम जो सहिया कार्यकर्ता होती है वो भी जो महिलाएं होती है उसको जागरूक करने का काम करती है कि अगर आप संस्थागत प्रसव कराती हैं तो एक तो स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम होंगे और साथ ही आप मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार होगा और स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा रहेगी वो हो पाएगी। अच्छा, तो इसमें जैसे मोबाइल ट्रैकर क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संस्थागत प्रसव या ऐसे जनरल कोई भी आंगनवाड़ी के द्वारा खासतौर पर गर्भवती महिला उसके नवजात बच्चे की देखभाल में? बिल्कुल। अभी आंगनबाड़ी में एक पोषण ट्रैकर ऐप है जिसमें प्रतिदिन जो बच्चे का जो प्रेजेंस होता है वो मॉनिटर किया जाता है। उस क्षेत्र में कितनी गर्भवती हैं, कितनी धात्री हैं, कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका आकलन प्रतिदिन तौर पे होता है। साथ ही साथ उनका हाइट का, वेट का जितना मेजरमेंट होता है वो सारा कुछ उसमें अपडेट किया जाता है, जिससे कुपोषण, एनीमिया ये सारी की स्थिति रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर होती है और स्कूल कब खुला कब नहीं खुला इसकी भी जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही एक और बेहतर सिस्टम लाया गया है FRS का, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का। उसके माध्यम से जो THR वितरण हो रहा है उसमें आपको डायरेक्टली लाभार्थी को ही लाभ मिल रहा है, जो पारदर्शिता एक तरह से आ रहा है और भ्रष्टाचार जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे कम हो रहा है। ये बताइए कि जैसे झारखंड की ही बच्चियाँ वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, जब से झारखंड गठन हुआ है आज तक अब अच्छा करने लगी हैं, इसके पीछे आप झारखंड सरकार की किस योजना को महत्वपूर्ण मानती हैं? अभी तो वर्तमान में जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि ड्रॉप आउट की समस्या ना हो और साथ ही शैक्षणिक उपलब्धियों में उनको सहायता भी हो। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए मरांग होम के जयपाल सिंह पारदेशी जो स्कीम है इसके माध्यम से MPhil PhD अगर उससे ज़्यादा पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी एक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मैट्रिक से पहले उन बच्चों को भी जो स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ होती है उसमें प्रदान की जाती है ताकि बच्चों को उस दौरान भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके साथ ही मैडम जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है या एकलव्य विद्यालय है उसके माध्यम से जो जनजातीय परिवार के पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाएं होती है उनको आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो इस तरह से एक बेहतर कार्य हो रहा है। अच्छा, आप बाल विवाह रोकथाम में
क्या मुखबिर योजना को महत्वपूर्ण मानती हैं? बिल्कुल, ये मुखबिर योजना के माध्यम से अगर कोई ऐसी शादी हो रही है जो कि उम्र से पहले हो रहा है तो उसको होने से पहले ही रोक दिया जाता है, क्योंकि होने के बाद थोड़ा रोकना एक मुश्किल काम होता है। पर अगर आप पहले ही उसको रोक देते हो और परिवार को समझाते हैं कि ये उचित नहीं है बालिका के स्वास्थ्य के लिए या उनके आगे आने वाले जीवन के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें रोकथाम में एक प्रभावी कदम है मुखबिर योजना आपका। तो जो हमारी जनजातीय वर्ग है जो भी, उसमें बाल विवाह एक समस्या है। ऐसा नहीं कि मतलब वो जान के करते हैं, एक ट्रेंड है कि जनरली कम उम्र में कर लेते हैं। यदि आपको उन क्षेत्रों में समझाने के लिए बोला जाए अपने एरिया में ये समस्या ना हो, तो आप बिना योजना का लाभ बताए क्या उनको तैयार कर सकते हैं कि अपने बच्चियों को बाल विवाह के लिए ना ले जाएं? बिल्कुल। जैसे कि पहला तो कि उन लोग खुद भी जब कम उम्र में शादी करते होंगे तो स्थानीय रूप से बहुत सी परेशानियां उनकी बच्चियों के साथ होती होगी, जब कम टाइम में बच्चों का गर्भधारण हो जाना या कुपोषण की समस्या हो जाना, एनीमिया की समस्या हो जाना, वो खुद भी इन जनरल लाइफ उसको फील करते होंगे अपने बच्चियों के स्वास्थ्य को देखते हुए। उनके बच्चे जब होते होंगे, उदाहरण की बेटियों की मृत्यु होना या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाना, जो कि एक पारिवारिक परेशानी भी होती है। तो अगर उस स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाया जाए कि आपकी बच्ची के लिए ही अच्छा नहीं अगर आप शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगी। इसके साथ ही मैडम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो उसी क्षेत्र से संबंधित होती है। उनका प्रभाव, उनकी स्थान हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ हमारा भाषा का एक बैरियर हो, तो वो बैरियर कम करने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। इसके साथ ही मैडम कि जो हमारे PRI मेंबर्स होते हैं, जो कि उस क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं, अगर हम उनका भी सहयोग लेते हैं तो वो उनकी बातों के माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी के साथ साथ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, जिनको स्वास्थ्य की एक अच्छी समझ होती है, ANM के माध्यम से अगर हम उनको बताएं कि देखिए अगर आप शादी करवा रहे हैं तो देखिए क्या क्या घटनाएं हो सकती है। और अगर जनजातीय प्रमुख क्षेत्र है तो वहाँ का जो जनजातीय प्रमुख हैं उन लोगों को अगर हम ये चीज़ों में प्रभावित कर सके कि आप उनको समझाइए कि कितना बेनिफिट है, क्या उनके लॉसेस है, और वो अगर उनको उन्हीं की भाषा में समझाते कि आप अपनी बेटी की शादी मत करें, तो बिल्कुल ये सुधरेगा। तो जैसे कि अभी पेशा लागू हो रहा है, कितने जिलों में लागू होगा? ये 16 में लग रहा है, पर 13 जो है मूल रूप से लग रहा है और 3 आंशिक रूप से लग रहा है मैडम। हाँ, तो अभी जो पेशा लागू हो रहा है, तो जैसे आंगनवाड़ी की जो योजनाएं हैं, क्या अब उनके संचालन में इनका सहयोग भी लिया जाएगा? बिल्कुल। एक स्थानीय तौर पे जो मॉनिटरिंग का काम होता है उसमें बिल्कुल पेशा एक्ट आपका प्रभावी रहेगा, क्योंकि वो जाके देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी जो सेवाएं प्रदान करी वो नियमित रूप से दे रही है या नहीं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर किसी प्रकार की समस्या आंगनबाड़ी को भी होती है या वहाँ के लोगों को भी होती है, तो उस चीज़ों में समस्याओं के समाधान में एक सक्रिय योगदान उस क्षेत्र का पेशा नियमावली के माध्यम से भी रहेगा, क्योंकि जनजातीय लोगों का विश्वास जो होता है उस क्षेत्र की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर वो समझाएंगे और वो मॉनिटर करेंगे तो एक अच्छा जो सरकार ला रही है उसमें आम लोगों का भी जन सहयोग बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि फिर CDPO को कार्य करने में परेशानी होगी, क्योंकि आपको हर योजना लागू करने से पहले उनकी सहमति आवश्यक है। बिना सूचना के आपको योजना लेनी कर सकती हैं, या मान लिया आपको कुछ गलत लगा तो आप किसी पर एक्शन नहीं ले सकती हैं, उससे पहले आपको वहाँ से पूछना पड़ेगा या उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी कोई परेशानी आए, पर इसे मूल रूप से ये कोऑर्डिनेशन पे, कोऑपरेशन पे ही काम करेगा। जैसे कि CDPO के तौर पे मेरा भी प्रयास रहेगा कि सहयोग लिया जाए, ना कि उनसे किसी प्रकार का कोई मतभेद किया जाए। अगर हम कोई योजना लाते हैं जहाँ उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ भी, तो उन लोगों को उनका हित हमसे ज़्यादा पता है। अगर हम उसको ये समझाते हैं कि जो भी चीज़ें लाई जा रही है वो आपके बेनिफिट के लिए लाई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो विरोध करेंगे। अगर कोई दंड जैसा कोई परेशानी होता है तो मुझे लगता है कि मेरे जगह पे अगर हम उनको ये बात बताते हैं उनको, और वो उनके सहयोग से किसी प्रकार की दंड के प्रावधान है वो उनको देते, क्योंकि उनको दंड का भी अधिकार दिया गया है 2000 रुपये तक का, तो वैसे में वो काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं, ना कि परेशानी क्रिएट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। यदि आप CDPO बनती हैं तो आप अपने मतलब कार्य के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ फेस कर सकती हैं? यस मैडम, सबसे पहला तो जो हमारा क्षेत्र है वहाँ अशिक्षा की भारी कमी है, तो इस वजह से लोग अंधविश्वास में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हम लोग आसपास की जो घटनाएं होती है उसके पीछे का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, पर उन लोगों के लिए होता है कि वो उसको भगवान से या अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। तो एक परेशानी तो ये है, लिटरेसी भी कहीं ना कहीं इसमें एक बाधा देती है। दूसरा, यहाँ पे पेयजल और स्वच्छता जैसी समस्या जो कि अभी पूरी तरह से सही नहीं है, तो वो एक परेशानी क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा
अलावा जो हमारा आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कह सकते हैं कि वहाँ पे कुपोषण, एनीमिया जैसी समस्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों को बताना, ये चीज़ें को समझाना और उसको उसमें ढालना, एक तो व्यवहारिक परिवर्तन जो होता है उसमें लाने में थोड़ा मुझे लगता है कि चुनौती रहेगी, क्योंकि वो एक समझ बना लेते हैं अपने क्षेत्र को, तो उस चीज़ों में चेंज करना वो थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या भौगोलिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ये समस्याएं नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी खनिज वन संपदा क्षेत्र है। ऐसे में ICDS में वैसे वैसे क्षेत्रों में जो दूर दराज हैं वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी होता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग को जो ICDS में जो पैसे का आवंटन होता है वो थोड़ा लेट होता है, तो उस दौरान अगर सही तरीके से नियमित रूप से देना हो तो उस जगह पर एक परेशानी होती है, क्योंकि THR में भी कभी कभी ऐसा होता है कि रेगुलरली बेसिस पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है, और अगर क्षेत्र का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोऑर्डिनेशन तो क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन जैसे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क इशू अभी है। अभी जैसे बहुत से काम पोषण ट्रैकर के माध्यम से, IFRS के माध्यम से हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन होना। पर अगर हम कुछ ऐसे पहाड़ी इलाकों में की बात करें या पठारी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ नेटवर्क का एक गैप रहता है। फिर अगर हम विजिटिंग के लिए भी जाते हैं तो हो सकता है कि रोड की कनेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ जाने में भी मुझे हो सकता है कि परेशानियों का सामना करना पड़े। तो वैसे क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे जहाँ परेशानी है या बहुत दूरस्थ क्षेत्र है? मान लिया आप विजिट करने गई, हो सकता है आप रिटर्न सेम डे नहीं हो सकते, आपको वहाँ स्टे करना पड़े, तो ऐसे एरिया में आप जा सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है उससे अच्छा करना, बल्कि जो खराब है उनको भी अच्छा करना है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जहाँ पे अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली है उस जगह पे भी वो सुविधाएं सुनिश्चित करना, और अगर ऐसा कोई परेशानी होती है रहने की तो उससे पहले मैं पूर्व में ही कोशिश करूँगी कि अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो मेरी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मुझे उस रास्ते के दौरान किसी में परेशानी न हो। पहले से एक व्यवस्था रहनी चाहिए, अगर परेशानी हुआ तो उस जगह पर स्टे कर सके, और नहीं हुआ तो फिर वहाँ से आप निकल सके। आप आ सकती हैं, रह सकती हैं। ये बिल्कुल मैडम। तो रहने के लिए मान लिया वहाँ पर जैसे कोई ग्रामीण इलाका, रहने के लिए आप वहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं है, तो फिर आप वहाँ कैसे स्टे करेंगी, कहाँ स्टे करेंगी? पहले तो वहाँ पे काफ़ी लोग रहते होंगे जहाँ पे घर की तो व्यवस्था, आंगनबाड़ी है, वहाँ की कार्यकर्ताएं हैं, ओल्ड हो गया, या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो गया, या फिर हो सकता है कि स्कूल वगैरह की व्यवस्था, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ फंक्शन हुआ तो कोई ऐसे सार्वजनिक स्थल वो लोग बनाते ही है जहाँ पे वो कोई कार्य कर सके, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकती हैं। और अगर किन्हीं से बात की जाए कि घर जैसे भी रेंट पे भी बहुत कोई रखते हैं, तो उस जगह पे आप उससे बात कर सकती हैं कि मुझे कार्य के दौरान थोड़ा परेशानी हुआ है, तो आप अगर चाहें तो मुझे एक रात के लिए, अगर आप वित्तीय अगर आपको है तो हम आपको दे देंगे, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम यहाँ रुक सकते हैं। इसकी बात पहले से ही मैं व्यवस्था करके ही जाऊँगी। झारखंड सरकार तो होम स्टे प्रोग्राम भी लॉन्च की हुई है, खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में, तो क्या आप इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि हाँ जाए और जनजातीय क्षेत्रों में ठहरें? हाँ बिल्कुल, अगर हम उनके क्षेत्र में रहते हैं और कभी स्टे करने का मौका मिलेगा तो हम उनसे बात संवाद कर सकते हैं, उनसे अच्छे से उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, वो लोग अपने जो अनुभव है या फिर क्या चैलेंजेस है, या हमारे यहाँ पे अगर आप ICDS दे रही हैं तो उनसे क्या हमको लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस सब चीज़ की जानकारी के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरा योजना या जो मेरा कार्य हो कितना प्रभावी है। ठीक, ये बताइए, झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हुई है, इसमें कौन कौन सी योजना है जो आप महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में बहुत विशेष देखती हैं? पहला तो अभी वर्तमान में जो मैया सम्मान योजना है वो, दूसरा बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है वो, तीसरा मैडम जो मातृत्व वंदना योजना है वो बहुत लाभकारी मुझे लगता है, फिर चौथा एक कन्यादान योजना जो कि बाल विवाह को रोकने में बहुत सक्रिय है, और पांचवा एक दीदी बाड़ी योजना चला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो ये जितनी भी योजना है उसमें से खासतौर पर लड़कियों को बहुत ग्रोथ मिल रहा है। Yes, तो जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, वो भी तो आंगनबाड़ी के तहत काउंट होते हैं। हाँ। 10-12 साल के बच्चे, उनके लिए झारखंड सरकार या केंद्र सरकार कुछ योजना वगैरह बनाई है क्या? एक RKSK प्रोग्राम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। किशोरावस्था में किसी प्रकार का जो उनको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ उनमें जो एक व्यवहारिक परिवर्तन या जो कह सकते हैं कि रचनात्मक जो चेंजेस होता है उस दौरान उनकी एक निगरानी की जाती है। इसके अलावा जब वो शिक्षा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ बालिकाओं को
ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लड़के भी अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कनेक्टिविटी के लिए साइकिल का वितरण उनको भी किया जाता है, या फिर यूनिफॉर्म्स हो गया, या फिर कह सकते हैं बुक्स वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब चीज़ों में भी उनको उतना ही कंट्रीब्यूट किया जाता है जितना लड़कियों को किया जाता है। मान लिया आपके जो भी आपका एरिया होगा उसमें कोई ऐसी महिला है जो अविवाहित है परंतु वो अभी गर्भस्थ है, तो वैसी महिला को क्या आंगनवाड़ी से जोड़ा जा सकता है? समाज इसको इजाज़त देगा? अगर वो वहाँ की स्थानीय नागरिक है और वहाँ से रजिस्टर्ड है, तो अगर वहाँ के आपसी जैसे कि लोगों के सहयोग से इस चीज़ों को अगर वहाँ के लोग सहमत होते हैं या फिर नहीं भी होते तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ, एक महिला होने के नाते, एक प्रेग्नेंट वुमेन होने के नाते मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, उस पर आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर ऐसा कोई प्रावधान है वास्तव में, तो पहले तो मैं प्रयास करूंगी कि अपने उच्च अधिकारियों से भी इसकी सलाह ले लूं, कि क्योंकि जो भी कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है उसके दायरे में रह के ही मैं उसकी मदद करूं। और अगर ये होगा कि हाँ मैं मदद कर सकती हूं तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि उस महिला का स्वास्थ्य और उस बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास। तो क्या अगर जो आंगनवाड़ी में जो गर्भस्थ महिलाओं को सुविधा दी जाती है, लाभ दिया जाता है, उसका आधार उसका वैवाहिक स्थिति भी देखना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब गृह भ्रमण किया जाता है उस दौरान परिवार को भी ये बताया जाता है कि बच्चे का और बालक का जो माँ का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, पोषण कितना ज़रूरी है, टीकाकरण कितना ज़रूरी है, उनको भी अवेयर किया जाता है बच्चे माँ के हेल्थ को लेकर, बच्चे के हेल्थ को लेकर। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी एक योगदान बहुत ज़रूरी है। परिवार का योगदान होता है, परंतु अगर कोई अकेली लड़की है और मान लिया उसके साथ ऐसा हुआ है और गर्भाधान है, तो जो सेवाएं प्रदान की जाती है ICDS के थ्रू, उसके लिए देखने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है। ये महिला और बच्चा आधारित सेवा है और वो उसका राइट है लेना, है ना। उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो जो शर्तें हैं वो आपके एरिया में है वो होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी को रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सोसाइटी विरोध करती है तो फिर आप उसको वहाँ समझा सकती हैं, ठीक है। यस मैम। आप आपका रामगढ़ जिला हुआ ना? यस सर। शिबू सोरेन जो यहाँ के तिसोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म स्थल बताइए। नेमरा रामगढ़ से। नेमरा से कितने दूर है आपका घर? 10 किलोमीटर। और आसपास है। अच्छा। रामगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिले के साथ। रामगढ़ जिले की जनसंख्या बताइए, लगभग कितने हैं? 9,49,443। और घनत्व डेंसिटी? 708। ठीक। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के लिए क्या क्या शर्तें हैं इस अधिनियम के तहत आने के लिए किसी भी कार्मिक को? सबसे पहले तो ये जो लॉन्ग और कंटिन्यूस वर्क करते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्थान में, तो वैसी जगह पे उनको एक उपहार के तौर पे पहले प्रदान किया जाता था। बाद में रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया वर्सेस देयर वर्कमैन एक केस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको आधिकारिक मान्यता दे दी गई कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर किसी क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है तो उसे उपादान का हकदार होगा। इसके तहत पहले 5 साल की सेवा अनिवार्य होती थी। वर्तमान में जो लेबर कोड आया है उसके माध्यम से उनको अब 1 साल की भी अगर सेवा करते तो उनको ये दिया जाता है लाभ, कुछ खास क्षेत्रों में। हाँ, कुछ खास क्षेत्रों में 5 साल। और मिनिमम 10 लोग अगर उस क्षेत्र उसमें काम करें किसी भी कारखाना में या किसी क्षेत्र में, तो वैसे लोगों को ये हकदार होता है कि उनको अगर ये एक बार ये नियम लागू हो जाती है तो उनको ये लाभ मिलेगा उसके लिए। और हाँ बोलिए। और इसके लिए उनका जो वेतन होता है उसको ध्यान में रखा जाता है कि उनका औसत कितना वेतन रहा। ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड निर्धारण रहता है कि उतना आपको मिलना चाहिए, और उनके वेतन के आधार पर उनका तय किया जाता है कि लास्ट में उनका कितना वेतन रहा, उसके बाद उनका कितना बनेगा पैसा ग्रेजुएटी के तौर पे, और फिर जब वो सेवानिवृत्त होते तो उस दौरान उनको ये लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए क्या सूत्र है ग्रेजुएटी निकालने के लिए, बता सकते हैं? सॉरी सर, याद नहीं है। जितना भी सेवा उन्होंने किया है अगर, तो कितना दिन, हर सेवा के लिए कितने दिन का वेतन उनका काउंट होता है?
हर साल की सेवा के लिए 26 दिन हर साल के लिए 15 डेज। 15 सॉरी। अगर 10 साल उन्होंने काम किया है तो 10 गुना 15 हो जाएगा और अंतिम वेतन से और गुना कर दीजिए। बाई के डिवाइड क्या चीज से किया जाता है? 26 से क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वर्किंग डेज एक साल का उतना ही माना जाता है। महीना का 30 दिनों में, क्योंकि कुछ संडेज भी काउंट होते हैं। नहीं, महीना का 26 डेज है। 15 डेज जो है वो ग्रेचुटी देने के लिए पूरे साल का है ना, 15 डेज। अबुआ पोर्टल एक है झारखंड सरकार का, अबुआ बजट पोर्टल। मान लीजिए कि वहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा सलाह मांगा गया है आम जनता से कि आंगनवाड़ी में सुधार के लिए आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे, तो आपके विचार से आम जनता को क्या क्या सलाह दिया जाना चाहिए? यस सर, अगर मुझे अबुआ पोर्टल जो है उसमें अगर सलाह बोला जाए तो मैं प्रयास करूँगी कि पहला उनसे कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा होता है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती है। दूसरा, जो पोषाहार का वितरण होता है, कभी कभार उसमें अनियमितीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि पैसों का आवंटन हो या हो सकता है कभी वितरण में काफ़ी 1 महीने में ही 2 बार, कभी 2-3 महीने गैप हो जाता है, ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती है। तीसरा एक है सर कि मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको जो एक लर्निंग के लिए नई फैसिलिटीज़ जैसे TLM मटीरियल्स हो गया, ICTs वगैरह हो गया, या जो न्यू टेक्निक्स जो चाइल्ड सेंटर्ड पूरी तरह से फोकस होते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उन चीज़ों की जानकारी हो। इसके लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ होती है जैसे सेविका और सहायिका, उन लोगों को थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग टू जो चेंजेस हो रहे हैं प्रशिक्षण भी देना चाहिए समय समय पे, ताकि वो उसके लेके जागरूक हो। और जो गुणवत्ता होती है फूड का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरकार जो सुविधाएं दे रही है ICDS के माध्यम से, उसमें कुछ कमियां ऐसी हैं जहां पे बच्चे में उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है जितना होना चाहिए, तो वो चीज़ों में हमको लगता है कि थोड़ा सुधार करना चाहिए। अच्छा, ये सब सलाह देंगे। ये बताइए कि आप कहीं पर CDPO हैं और जो आपके आंगनबाड़ी के बच्चे हैं वहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ स्थानीय संस्कृति से भी इनका जुड़ाव बना रहे, तो किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था करने का निर्देश देंगे सेविका सहायिका को? जैसे कि शैक्षणिक भ्रमण भी एक होता है, कभी कभार जब छुट्टी वगैरह या कुछ एक निश्चित दिन में अगर वहाँ आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ पूजा पाठ या कोई मेला लग रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ है, उस दौरान बच्चे को बुलाया जाए, उन लोगों को वहाँ पे दिखाया जाए। जैसे कि एक बहुत प्रमुख स्थल होता है जनजातीय क्षेत्रों में, सरना स्थल, अखरा स्थल और एक धुमकुड़िया, ये 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं जनजातीय क्षेत्रों में। तो अगर आप बच्चे को वहाँ पे कभी कभार घुमाने के लिए, जानने के लिए लेके जाते कि देखिए आपकी संस्कृति कैसे है, या कोई ऐसा स्थल है जो वहाँ पे कुछ महत्व रखता है, चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय लेवल पे भी, तो वहाँ पे बच्चे को उससे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा लोक बच्चे को स्टोरी प्ले या नाटक के माध्यम से जो होता है कि अगर कोई चीज़ें समझानी है बच्चे को, तो कहानी के माध्यम से आप उसको अच्छा से समझा सकते कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये काम किया था। इसके अलावा एक नाटक ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जहाँ उस बच्चे को ये दिखा सकते कि देखो ये हमारी महात्मा गांधी थे, ये हमारी जो थी फूलो झानो थी, स्थानीय संस्कृति या फिर सिंधु कानू थे, उन्होंने हमारे लिए ये कार्य किए। तो उससे भी बच्चे को जानकारी होती है कि अच्छा बिरसा भगवान थे, हमारे लिए इतना कुछ किया उन्होंने, जनजातीय परिवारों के लिए ये किया है। तो उन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चे को एक छोटे-मोटे नृत्य संगीत वहाँ की जो होती है आसपास में, और कुछ हर क्षेत्र में, जैसे हमारे क्षेत्र में काफ़ी कुछ पाइका नृत्य, बहुत छऊ नृत्य काफ़ी देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों से भी बच्चों को दिखाया जा सकता है। अगर कभी देख के आए बच्चे तो उसको उस चीज़ की जानकारी देना, ताकि बच्चे जाने कि अच्छा वो क्यों हुआ या उसका क्या सांस्कृतिक महत्व रहा, उसके माध्यम से क्या थीम है, बच्चों को, लोगों को क्या मिलता है सीखने को, वो सब चीज़ें उनको बताना। और भाषा को कैसे, स्थानीय भाषा को कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं? सबसे पहले तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर वो उस क्षेत्र से है तो उनको कहीं ना कहीं उस भाषा की एक जानकारी होगी। ऐसे भी जो हमारा त्रिभाषा सूत्र चलता है, जहाँ पे पहला तो मातृभाषा को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे बच्चा जिस माँ से, जिसके यहाँ से आता है, वहाँ से एक उसकी भाषा जनरल सी होती है। इसके अलावा भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जोड़ने के लिए उसको हिंदी का, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स जैसे थोड़े बहुत कैट, बॉल, या फिर हिंदी के खगा जैसे खरगोश वगैरह हो गया, उसके स्थानीय भाषा में उसको क्या वो समझता है, उन चीज़ों को तीनों भाषाओं में कम्युनिकेट करना, फिर उसको समझाना, ताकि उनका एक जो मल्टी लैंग्वेजिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट बच्चे में भी हो जाए। ठीक है।
ये बताइए कि आप सीडीपीओ हैं और एलएस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद चल रहा है जिसके कारण आपके लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो अगर विवाद हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, तो पहले ये जानने का प्रयास मैं करूँगी कि किस कारणों से हो रहा है। दोनों की बातों को पहला तो सुनने के बाद ये निश्चय करूँगी कि क्या समस्या है। उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों को इस बातों को अगर सॉल्व हो सकता है तो उनको समझाया जाए कि आप अपने अपने स्तर पे इसको ऐसे कर सकते हैं, दिशा निर्देश हम दे सकते हैं। साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस रहे, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं हो सकता, दोनों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर वो मतभेद रहेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का, कोऑपरेशन बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। और ऐसा कोई मतभेद है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से अड़े हुए हैं तो ऐसे में दोनों को अपने हिसाब से गाइडलाइन प्रदान करना, ताकि वो लोग आपस में फिर आने वाले समय में किसी प्रकार से उलझे ना। इसके साथ ही अगर कोई छोटी मोटी बड़े गलतियाँ हो चुकी है जहाँ पे लगता है कि एक बच्चे का बहुत ज़्यादा गलती है, तो वैसे में उसको थोड़ा बहुत यथाउचित जो कार्रवाई हो सकती है थोड़ा बहुत वो भी करना चाहिए। अच्छा, बंधुआ मजदूर की समस्या भी झारखंड में आज भी कहीं कहीं मिल जाती है, इससे संबंधित कोई अधिनियम है क्या? यस सर, इसको लेकर प्रावधान तो है, बंधुआ मजदूरी निवारक अधिनियम में भी कंफर्म नहीं है। 1956 में ये एक्ट 76 में ये एक्ट आया था। तो बंधुआ मजदूर से रिलेटेड अगर बच्चे रहते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, तो वहाँ पर आप क्या क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो बंधुआ मजदूरी किसी एक एसोसिएटेड व्यक्ति से जुड़ा होगा शायद, तो ऐसे व्यक्ति को ये बातें बताना कि आप जो कर रहे हैं वो कानूनी रूप से गलत है। अगर उनके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए आप ऐसे कार्यों से बिल्कुल ना करें। दूसरा कि उसके माता पिता को ये समझाने का प्रयास कि जो हो रहा है वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए काफ़ी हानिकारक है। आने वाले समय में उसकी कार्यकुशलता भी प्रभावित होगी और साथ ही साथ उसका शैक्षणिक जो दृष्टिकोण रहेगा वो भी खराब होगा और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उसका प्रभावित होगा, क्योंकि कम उम्र में बच्चा किसी काम से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए भी हानिकारक है बच्चे के लिए। तो उस जगह पे एक माता पिता को समझाना, उस व्यक्ति को चेतावनी देना कि वो इस काम से ना जुड़े, और हो सके तो उस बच्चे को अगर वो स्कूल के लिए हो तो उसे स्कूल भेजना, और अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र के दृष्टि से हो तो उसे आंगनबाड़ी के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना और उसका पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य, ये सब सुनिश्चित करना ताकि उसका जो भविष्य हो बेहतर हो। संबंधित विभाग को आप सूचना दे देंगे? यस सर। बंधुआ मजदूर के बारे में कैसे घटना है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, पुनर्वास करवाइए, एक्शन लीजिए, बिल्कुल। और बच्चे वाले मैटर पर आप देख लेंगे और उनके मैटर पर संबंधित विभाग को सूचित कर देंगे। 498A धारा आईपीसी का चर्चित रहा है, कल कुछ मैटर इसका आया है, क्या मैटर आया है, क्या जानते हैं उसके बारे में बताइए। जैसे कि घरेलू विवाद जो होता है, पति पत्नी के बीच पैसे के व्यवहार को लेकर अगर किसी प्रकार का मतभेद है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये घरेलू हिंसा है या फिर दहेज प्रथा का संबंध में समस्या है, क्योंकि एक परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो क्या खर्च हुआ एक दूसरे को जानने का ये अधिकार है, दूसरे से पूछने का अधिकार है। तो ये किसी प्रकार का मानसिक तनाव या शारीरिक प्रेशर देने वाली बात नहीं है और ना इसके लिए आप कानूनी सहायता लेके किसी को आप परेशान कर सकते हैं। तो ये एक कानूनी अपराध नहीं है जहाँ पे महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें और उस व्यक्ति को या उसके परिवार को परेशान करें, वो 49A के तहत कहा गया। सॉल्व होना चाहिए इसका? सॉल्व ये होना चाहिए कि पारिवारिक जो समस्या है उसको पारिवारिक दृष्टिकोण से एक अच्छे कॉपरेशन और सहयोग के साथ और बेहतर समन्वय के साथ इसको सॉल्व किया जाए, उसको कानूनी रूप देकर अपने जो पारिवारिक घरेलू चीज़ें हैं उसको और पेचीदा ना किया जाए। आवश्यकता पड़े तो काउंसलिंग ले सकते हैं ना। आज के पेपर के 2 न्यूज बताइए जो झारखंड से रिलेटेड हो। सब पेशा नियमावली जो था वो शुक्रवार को उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और दूसरा जो हमारे चीफ जस्टिस है जो कि तरलोक सिंह चौहान, वो 8 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं। उसकी जगह पे अब SS सोनक जो हैं वो नियुक्त होंगे जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से आ रहे हैं। 4G ई-पॉस प्रणाली को भी लॉन्च किया जाएगा, आज के पेपर में है, तो किस विभाग से रिलेटेड है बता सकते हैं? विभाग इसका खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है NFSA एक्ट, उसके अंतर्गत ये काम करता है। और इस मशीन का यूज क्या होता है?
जब हम लोग वितरण पीडीएस जो होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे डीलर जो होता है वो अनाज का वितरण करता है, अंत्योदय अन्य योजना, ये जो प्रायोरिटी परिवार होते हैं उसको, तो उसमें पारदर्शिता का काम ये सिस्टम करता है, जहाँ पे उनका ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। जब वो राशन ले रहे होते हैं उस दौरान थंबप्रिंट्स के माध्यम से उनका एक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इससे पारदर्शिता आती है, साथ ही साथ एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग जिसको कह सकते हैं, ताकि वो लाभ उसी व्यक्ति को मिले जो इसका हकदार है, कह सकते हैं। ये बताइए कि पेशा कानून लागू हो गया है, नियमावली झारखंड में, ऐसी स्थिति में पेशा पंचायतों को क्या क्या लाभ मिलेंगे? जो पेशा पंचायत है, जो कि पारंपरिक शासन व्यवस्था है, उसको पहला तो एक आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी, ताकि वो जो वहाँ की अस्थायी परिसंपत्तियाँ हैं, चाहे वो तालाब, झरने, खनिज आदि हैं, उन पे अधिकार मिल जाएगा, ताकि वो उस पे संबंधित जो अनुमति या स्वीकृति अस्वीकृति वो दे सकते हैं। साथ ही जो आसपास के जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए या स्कूल वगैरह हो गया, उसमें एक मॉनिटरिंग में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथ ही उनको 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड भी दे सकते हैं, जैसे अगर कोई गलत अपराध करते हैं या कोई पारिवारिक विवाद है या गांव का जो विवाद है उसको वहाँ पे निजी स्तर पे ही सॉल्व कर लिया जाएगा, सामुदायिक स्तर पे। और अगर उसकी जैसी अगर कोई अपराधी पाया भी जाता है तो उसकी जितनी हो सकता है कि क्षमता है उस हिसाब से उसमें दंड भी लगाया जाता है। ये सारी काम इसमें किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आप में ऐसे क्या क्या गुण हैं कि आपको सीडीपीओ बना दिया जाए? यस सर, पहले तो हम कह सकते हैं कि हम आदिवासी बहुल ग्रामीण परिवार से आते हैं, जहाँ पे मैंने महिलाओं और बच्चों की जो समस्या है उसको नज़दीक से देखा है, साथ ही अनुभव भी किया है। तो मुझे अगर सीडीपीओ बनाया जाता है तो मैं एक अच्छा काम करूँगी। दूसरा सर, एक प्रमुख कारण है कि जो मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है, उस दौरान मैंने चाइल्ड पेडागोजी की पढ़ाई की थी, तो मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो महत्व होता है उसे समझती हूँ। तीसरा प्रमुख कारण है कि मैं जो विपरीत परिस्थितियाँ होती है उसमें घबराती नहीं हूँ, और साथ ही सर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हूँ, और मुझे लगता है कि टीम वर्क में एक भरोसा होने के कारण मैं अच्छे से कामों को कर सकती हूँ। और चौथा एक प्रमुख कारण है कि जो मेरी माँ थी उन्होंने 27 सालों तक ICDS में आंगनबाड़ी सेविका के तौर पे सेवा प्रदान की थी, तो बचपन से ही मेरा जुड़ाव रहा है। उनके साथ में सेंटर जाया करती थी, बच्चे महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है, क्या समस्याएँ हैं वो देखा करती थी, और साथ ही जब उनके साथ स्कूल जाया, उनका जो ऑफिस होता था वहाँ जाते थे तो कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है वो देखते थे, तो काफ़ी मुझे प्रभावित करता है। मेरा इंटरनल मोटिवेशन भी है ये, और मैं चाहती हूँ कि इसके माध्यम से उन क्षेत्रों में अच्छा महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य भी करूँ। और एक लड़की होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं बनती हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के, अपनी उम्र की लड़कियों को भी प्रभावित करूँगी। तो अगर मुझे CDPO बना दिया जाता है तो मैं महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक और वास्तविक परिवर्तन लाऊंगी। CDPO के रूप में आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी और क्यों? सब पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि जो कुपोषण है उसको कम करना। दूसरा कि जो बच्चों में और महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या होती है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट जैसी समस्याएं होती है उसको कम करना। और चौथा संस्थागत प्रसव को ज़्यादा फोकस करना, ताकि शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आए। और इसके साथ साथ पोषण संबंधी जागरूकता, ताकि आगे ऐसी समस्याएं देखने को ना मिले। ये बताइए कि आप कहीं पर CDPO के रूप में पोस्टेड हैं और कुछ आंगनवाड़ी से शिकायत आ रही है कि जो सरकार के द्वारा एग वगैरह दिए जाते हैं या दाल दिए जाते हैं, बच्चों को दूध दिए जाते हैं, उन चीज़ों के विशेष रूप से वहाँ पर कमी की जा रही है, यानी कि चोरी हो रही है, एक तरीके से कालाबाजारी हो रही है। तो इसको कैसे आप रोकेंगे? अगर ऐसी सूचना मिलती है तो सबसे पहला तो मेरा काम रहेगा इंस्पेक्शंस का, और साथ ही साथ जो अगर ऐसा सही पाया जाता है इंस्पेक्शन के दौरान, या फिर जैसे मेरे अंतर्गत काम करती है LS, उनके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। आप भी जाके प्रॉपरली निरीक्षण कीजिए अगर उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी समस्या देखने को मिल रहा है। अगर ये सही पाया जाता है तो उस दौरान मैं प्रयास करूँगी कि जो सहायिका है या सेविका है उनसे इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से उनको वो उतना उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अगर प्रयास होता है, अगर उनको एक उचित कारण बताती हैं कि नहीं ऐसा या अनुचित कारण, तो मेरा रहेगा कि उनको दिशा निर्देश दिया जाए कि आगे ऐसी कोई परेशानी ना हो, और अगर होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी राम जी, नाम जो दिया गया है थोड़ा सा धार्मिक नाम हो जाता है, तो इससे क्या विवाद की समस्या है? अल्पसंख्यकों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है इस योजना के लाभ लेने में?
अगर मेरा दृष्टिकोण देखा जाए तो नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता सर, काम इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे मेरा इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार प्रदान करना, अधिक दिनों तक प्रदान करना और एक बेहतर तरीके से प्रदान करना, तो हमारा फोकस नाम पे नहीं होना चाहिए बल्कि इस योजना के कार्य पे होना चाहिए। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि लोगों को ये बातें समझाना कि नाम से नहीं महत्व दिया जाए बल्कि इनके कामों से महत्व दिया जाए, और कार्य की दृष्टि से मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को इसका जो लाभ है वो उचित तौर पे मिले, ना कि इसके नाम पे देखा जाए। फुल फॉर्म बताइए। द विकसित भारत रोजगार गारंटी, रोजगार एंड आजीविका गारंटी ग्रामीण मिशन। अच्छा, आपका नाम से कुछ रिलेटेड इसका अर्थ बता सकते हैं? आपका जो नाम है सर, ये सर मेरा नाम अनुराधा है, जिसका मतलब होता है एक उज्जवल सितारा, एक तारा और एक अच्छी किस्मत जिसको कह सकते हैं, उससे जोड़ा जाता है। कुछ सीरियल में यह नाम प्रसिद्ध रहा है क्या, या सीरियल का नाम? सीरियल तो नहीं कह सकते, पर पार्श्व संगीत जो होता है, सिंगर एक है बहुत, अनुराधा पौडवाल, वो काफ़ी चर्चित रही हैं मेरे नाम से। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 11 सर। नया कोई बना है क्या? बिहार का पता है सर, झारखंड में नहीं सर, सॉरी सर, आइडिया नहीं है। कोल्हान में? बोर्ड के आदेश से कोल्हान में कोई क्रिएट किया गया हाल में? क्रिएट किया गया। सारंडा 12 हो गए ना। नेशनल पार्क कितने हैं? 1 सर। कौन सा है? बितला नेशनल पार्क। वो किन किन जिलों में फैला हुआ है? लातेहार, पलामू, मेनली 2 पता है सर। और झारखंड के चारों ओर के स्टेट्स का नाम बताइए जो इसके बाउंड्री को टच करते हैं। उत्तर में हमारा बिहार है सर, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा टच गढ़वा से यूपी कर रहा है हमारा। अच्छा, रामगढ़ से कोई और स्टेट टच करता है? यस सर, दक्षिण पूर्व में पश्चिम बंगाल के एरिया जो है वो टच करता है। रामगढ़ में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक क्यों है झारखंड के एवरेज से? क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए थोड़ा डेवलपमेंट जो है हमारे क्षेत्र में वो अच्छा, मतलब एक होता है कि कम क्षेत्र हो तो डेवलपमेंट अच्छा रहता है, और जो हमारा जनसंख्या घनत्व भी है वो काफ़ी कम है, तो किसी भी योजना को लागू करने में, और लिटरेसी भी थोड़ी हमारी अच्छी है, तो इस वजह से लोग समझते हैं उस योजना का लाभ भी ले पाते हैं, इस वजह से भी। और जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे भी होना चाहिए वो थोड़ा अच्छा रहा है सरकार की दृष्टि से। माइनिंग एरिया भी? और माइनिंग एरिया भी सर, हमारे यहाँ क्षेत्र जो है खनिज संपदा, स्पेशली जो कोयला है वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में, जैसे खासकर घाटों का जो क्षेत्र हो गया या केदला का जो क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो चरी का क्षेत्र है, रजरप्पा प्रोजेक्ट जो है, वो सब क्षेत्र जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। अपने आप को 10 वर्ष के बाद किस रूप में देखना चाहेंगे? CDPO बन जाते हैं तो CDPO पद पर ही अगर रहते हैं आप, तो किस रूप में अपने आप को उस स्थान पर देखना चाहेंगे आफ्टर 10 ईयर? एक अच्छा समाज सेवी के तौर पे जो एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही है अपने बच्चों के, अपने जो क्षेत्र के बच्चे और महिलाओं के लिए, और साथ ही एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के माध्यम से जो मैंने काम किया उसकी एक, मुझे लगता है कि अगर मैं काम करूँगी तो एक बेहतर सराहना मुझे उस क्षेत्र में मिलेगी कि मैंने एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के साथ काम किया है। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ सर, और सब टीचिंग का काम मोस्टली मैं यही कर रही हूँ, और साथ ही साथ पढ़ाई भी थोड़ी बहुत। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।